स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की हिस्ट्री, ईंटें, मनके तथा हस्तियाँ। आई थिंक मैंने इसका कुछ हिस्सा पढ़ा दिया था, लेकिन मुझे लगता है वो इतनी वैल्यूएबल कंटेंट नहीं था, इसलिए इसको आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छी प्रकार से इसको समझेंगे। ठीक है, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चित्र दिखाई देगा जो कि एक मोहर है। ठीक है, यहाँ पे तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मोहरों पे सामान्य रूप से जानवरों के चित्र होते हैं और लिपि को चिन्ह किया जाता है। ठीक है, और इसको पढ़ा भी नहीं जा सकता है। फिर भी क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तु जैसे उनके आवास हो गए, मृत भांड हो गए, आभूषण हो गए, औजार हो गए, मोहरें दूसरे पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारियाँ मिलती हैं। देखो, सीधी सी बात है कि पहले इंट्रोडक्शन में कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के कई नाम हैं, लेकिन बुक के अनुसार हम सिंधु घाटी सभ्यता इसको बोलेंगे। इसमें एक मोहर दिखाई गई है जो कि सेलखड़ी नामक पत्थर की बनाई गई है। ठीक है, और ये सेलखड़ी में जानवरों के चित्र और कुछ लिपि उत्कीर्ण है, यानी कि लिपि इसमें खोदी गई है, लेकिन उस लिपि को अभी तक पढ़ा भी नहीं जा सका है। नंबर 1। नंबर 2, आपको ये याद रखना है, जब भी हमको यहाँ पे जो पुरावस्तु हैं, तो पुरावस्तु के अलावा हमको यहाँ आवास, इनके मृत भांड यानी बर्तन, इनके जो गहने होते हैं, आभूषण और औजार और मोहरें दूसरे रूप में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है। ठीक है, और इनके अन्वेषण करके पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है और इन व्याख्याओं को कैसे कभी कभी इसमें बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं, हो सकता है हमेशा ही रहे। देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये याद रखो कि ये करंट अफेयर में चर्चा में हड़प्पा सभ्यता बना हुआ है इस साल, तो इसीलिए ये चैप्टर पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट। रही बात यहाँ पे जो इंट्रो की है, आपको इंट्रो में फिर मैं बता देती हूँ इंट्रो में क्या क्या कहा गया है। ये है इंट्रोडक्शन। ठीक है, आपकी इंट्रोडक्शन में एक सेलखड़ी नामक पत्थर की बात की गई है। ठीक है, इसमें जो लिपि है उसे पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हमको आवास, मृत भांड, आभूषण और औजारों से भी क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ओके, अब ये इसका काम हो गया ख़त्म, इस पर ज़्यादा इतना फोकस मत करो। बस एक सेलखड़ी नामक पत्थर की याद रखना, आप सिंधु घाटी सभ्यता नाम याद रखना, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, और आपको यहाँ मृतभांड, आभूषण, जो मतलब पूरा जो आर्कोलॉजिस्ट जो जिस पर अध्ययन करते हैं उनके नाम बस। सरते स्थान और समय, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ये पढ़ लिया है। हड़प्पा शब्द उस सब स्थान से लिया गया है जहां सभ्यता की पहचान की गई है। सभ्यता का कुल समय काल 6000 से 1300 ईस्वी तक रहा है। प्रारंभिक चरण जैसे 6000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व प्रारंभिक हड़प्पा कहा जाता है। अब यहाँ पे जो है कुछ खंडों में विभक्त किया गया है। सबसे पहले जो याद रखते हैं, हड़प्पा शब्द उस स्थान से लिया गया है जहाँ सभ्यता की पहचान की गई है। सभ्यता का कुल समय कहाँ तक है, 6000 से 1300 ईसा पूर्व तक। 6000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक प्रारंभिक हड़प्पा काल है, तो 6000 से 2600 कर लो। ठीक है, क्या नाम है आपका, प्रारंभिक चरण है। सभ्यता का शहरी चरण परिपक्व हड़प्पा 2600 से 1900 ईसा के पूर्व है, जो कि सबसे समृद्ध चरण है। सभ्यता का पतन 1900 ईसा पूर्व के आसपास हुआ है और 1900 पूर्व से 1300 ईस्वी में उत्तर हड़प्पा इसे कहा जाता है। ठीक है, चलो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता को एक कालक्रम दे रखा है जो कि 3 खंडों में विभक्त है। 3 खंडों में विभक्त है, जैसे कि यहाँ पे जो प्रारंभिक चरण होगा वो 6000 से 2600 तक का होगा। एक चरण 6000 से 2600, दूसरा चरण 2600 से जो है आपका 1900, तीसरा चरण 1900 से 1300। ठीक है, जो प्रारंभिक चरण है
उसको प्रारंभिक चरण कहलाएगा। दूसरा परिपक्व हड़प्पा और तीसरा है उत्तर हड़प्पा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चित्र बना के देखते हैं। 3 कालखंडों में ना 1 2 3। ठीक है, एक कब से कब तक था? 6000 से 2600 तक। दूसरा कब से था? 2600 से आपका 1900 तक। और तीसरा कब से कब तक था? 1900 से 1300 तक। ठीक है, जो ये वाला है, जो आपका कौन सा वाला पहला वाला चरण है, जो पहला है इसे प्रारंभिक चरण कहते हैं शॉर्ट में। इसे क्या कहते हैं? इसको तो उत्तर हड़प्पाई का, इसे परिपक्व, बीच का काल क्या है? परिपक्व। ठीक है, ये भी हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, विशिष्ट हड़प्पा मिट्टी बर्तन, पकी और कच्ची और अन्य वस्तुएं जैसे मोहरे हो गई, बाट हो गए, मोती हो गए, तांबे कांसे की वस्तुएं हैं। किस किस की? मोहरे हैं, बाट हैं। ठीक है, मोहरे बाट यानी कि जो मनके हैं, मोती, तांबे हैं और कांसे की वस्तु, विभिन्न प्रकार के टेराकोटा वस्तुएं। ये टेराकोटा शब्द याद रखना है। टेराकोटा वस्तुएं हड़प्पा क्षेत्र के अलावा अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पाकिस्तान, पंजाब प्रांतों से मिली है। अब इनके कैसे याद रखें? देखो, ये इससे मान लो हमारा भारत, ठीक है, और भारत के आसपास के जो क्षेत्र हैं ये यहीं पर है। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ठीक है, सिंध, पाकिस्तान और यहीं पर है पंजाब। ठीक है, तो सब इसी क्षेत्र के अराउंड आ रहे हैं मतलब। ठीक है, तो ये इजी होगा आपके लिए। ठीक है, मैंने क्या बोला कि मोहरे, बाट, मनके और कांसे की वस्तुएं, जो कि टेराकोटा वस्तुएं हड़प्पाई क्षेत्र के अलावा कहाँ कहाँ मिली है? अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, सिंध, पंजाब प्रांतों में पाई गई है। इसके अलावा जम्मू, अब भारत में देखो, भारत में कौन कौन से क्षेत्र हैं? यहाँ पर बीच में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, पश्चिमी भाग यानी गुजरात में भी है और महाराष्ट्र। तो यहीं के क्षेत्र हैं, यहाँ के क्षेत्र और इसी वाले क्षेत्र के कट कर दो, ईस्टर्न के और साउथ के। ये साउथ के है ही नहीं। ठीक है, ओके, तो याद रखना है। जम्मू, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश पश्चिम भाग, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग और गुजरात और महाराष्ट्र के साक्ष्य यहाँ प्राप्त हुए हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, कुछ चाकू जैसे बने हैं। ये रहे मनके, ये रहे बाट, जो ये बन रखे हैं। ठीक है, तो एक बार के लिए हम रिवीजन कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? एक सेलखड़ी नामक पत्थर के बारे में पढ़ा, सेलखड़ी। ठीक है, कालक्रम पढ़ा हड़प्पा सभ्यता का, 3 कालक्रम थे, याद कर लिया हमने। ठीक है, मनके, बाट, तांबे की मूर्ति, टेराकोटा वर्ड सीखना हमने, टेराकोटा वर्ड। और हमने क्या कहा, कहाँ कहाँ पाए गए हैं ये? आपका ये रहा भारत, यहाँ पाकिस्तान, बलूचिस्तान, आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध और पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब। वहीं भारत में क्या कहता है? जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, आपका गुजरात, यूपी का पश्चिमी भाग, यहाँ यहाँ पाया गया था। तो अभी तक तो बहुत अच्छे से चल रहा है सारा मामला। अब देखो, ये इजी पड़ेगा आपको। अंग्रेजी में बीसी जो है बिफोर क्राइस्ट, बीसी माने क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। एडी माने होता है एनो डोमिनी। तो आपको पता होना चाहिए, इसको मैं इतना फोकस नहीं करूँगी, सबको पता होता है बेसिकली, कि जो ईसा मसीह के पूर्व और ईसा मसीह के बाद के समय की कुछ बातें होती हैं। ईसा मसीह के पूर्व के बाद हम क्या कहते हैं? अभी 2026 चल रहा है, तो 2026 के अकॉर्डिंग ये अभी एनो डोमिनी चल रहा है। और अगर हम उसमें बीसी में उल्टा चलता है, जैसे 100, 99, 98 ऐसे चलते हैं उसमें सन। ठीक है, फिर भी मैं तो पढ़ लेती हूँ। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में उर, तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट। जैसे कभी कभी आप तिथियों में पहले एडी, हिंदी में इस भी लिखा पाते हैं। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। आजकल एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का, बिफोर कॉमन एरा, लिखा जा रहा है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए किया होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षर, ये बीपी वन बिफोर प्रेजेंट होता है, मतलब जो अभी चल रहा है। इसका
अर्थात इसका मतलब वर्तमान से पहले शब्दों का प्रयोग इसमें किया जा रहा है। बीपी के लिए वर्तमान से पहले शब्द का प्रयोग। ठीक है, अब ये एक मैप है, इस मैप में हम अब आएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में आई थी। बिल्कुल जरूरी है कि हड़प्पा को सबसे पहली संस्कृति माना जा रहा था, लेकिन अपडेटेड एनसीईआरटी में क्या कि हड़प्पा से पहले भी कोई संस्कृति विकसित हुई थी। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृत्यभांड शैली से संबंध थी। मृत्यभांड में तो बर्तन तथा इसके संदर्भ में हमें एग्रीकल्चर के, जब कृषि, पशुपालन और शिल्पकार के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पे छोटी होती थी और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं होती, मतलब बस्ती छोटी होती थी और बड़ी आकार की संरचनाएं ना के बराबर होती थी। हालांकि पुरातात्विक साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व की शुरुआत में कृषि समुदाय से हड़प्पा संस्कृति के उद्भव का संकेत देती है। शहरी चरण, परिपक्व हड़प्पा, प्रारंभिक हड़प्पा चरण में क्रमिक परिवर्तन आंतरिक विकास का यहाँ परिणाम है। ओल्ड एनसीईआरटी में लिखा हुआ क्रमिक परिवर्तन नहीं है, जिसके पास मतलब जो अपडेटेड एनसीईआरटी नहीं है जिसके पास, ठीक है, वहाँ क्रमिक आंतरिक विकास का परिणाम नहीं है लिखा होगा, लेकिन इसमें क्रम है। ठीक है, तो आरंभिक ये भी खत्म हो गया। ठीक है, अब थोड़ा मैप में आपको विजुलाइज करते हैं। देखो, ये हमारा भारत का एरिया ही है। ठीक है, ये भारत का एरिया है। ठीक है, यहाँ पे तो झेलम, चेनाब, रावी, सतलज ये भारत में है, सतलज। ठीक है, तो यहाँ है मांडा, ये सब भारत के एरिया है। राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगन, यमुना, गंगा, मिठाथल, चंबल, गवेरी वाला ये तो बाहर के आ गए। अब कोड दीजिए, सिंध, चहुंदड़ो, आमरी घाटी, बालाकोटा, धौलावीरा तो हमारे ही हैं, नागेश्वर, रंगपुर सब हमारे वहीं हैं। ठीक है, अब हड़प्पा की बस्तियां। अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में 2000 से अधिक हड़प्पा पुरातात्विक स्थल खोजे जा चुके हैं। अधिकांश स्थल सिंधु और सरस्वती नदी घाटियों के बीच स्थित पाए गए हैं। लगभग दो तिहाई बस्तियां सरस्वती बेसिन में हैं, जो कि इसके अत्यधिक महत्व दर्शाता है। 5 प्रमुख शहरों की पहचान की गई है: राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, गवेरीवाला। ठीक है, तो 5 प्रमुख शहर: राखीगढ़ी गुजरात, मोहनजोदड़ो वो तो पाकिस्तान में, हड़प्पा ये भी पाकिस्तान, धौलावीरा, गवेरीवाला। ठीक है, विभिन्न श्रेणियों के केंद्र कृषि, गांव, बंदरगाह का विनिर्माण केंद्र था, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर यानी कि। निर्वाह के तरीके, अब वो किस प्रकार निर्वाह करते थे। ठीक है, मानचित्र 1-2 में देखा होगा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां आरंभिक हड़प्पा संस्कृति अस्तित्व में थी। इस संस्कृति में कई तत्व जिन्हें निर्वाह के तरीके शामिल थे समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पादन, जानवरों जिसमें मछली भी शामिल है, से प्राप्त भोजन करते थे। जले अनाज के दानों तथा बीजों को खोज में पुरातात्विक आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं। इसका अध्ययन पूरा वनस्पतिज्ञ करते हैं, जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल शामिल है। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त होते हैं। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं और हड़प्पा स्थलों में मिली जानवरों की हड्डियां मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर की हड्डियां मिली हैं। देखो यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे। देखो यहाँ पे कहा जा रहा है जो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ऐसे प्लेसेस पे मतलब ऐसी जगहों पे वो पनपी है जो कि आरंभिक हड़प्पा संस्कृति जहाँ पे जो है इस्टेब्लिश हुई, अस्तित्व में आई थी। ठीक है, अब इन ऐसे जो इनका जो कल्चर होता है, इनके निर्वाह के तरीके किस प्रकार होते हैं वो भी शामिल हुआ था। जैसे हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधे उगाते थे, जानवरों की जगह जानवर थे, मछली भी पालते थे। एक हमको ये पता चला कि जो आरंभिक हड़प्पा संस्कृति है उसमें मछली पालन भी होता था। जले अनाज के दाने यहाँ पे मिले हैं। एक बेसिक चीज़ें सोचो, जब प्रारंभिक मानव होगा तो ऐसी चीज आग की खोज, जले अनाज तो खाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से याद करो, जले अनाज, मछली, और इसका अध्ययन जो है जो पूरा वनस्पतिज्ञ होते हैं वो करते हैं, जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन में विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, यहाँ पे वीट होगा, गेहूं तो हो गई, गेहूं है, जौ है, दाल है, सफ़ेद चना है तथा तिल शामिल है। ठीक है, तिल है, गेहूं है, जौ है, दाल है, सफ़ेद चना है, इसको याद रखो।
गेहूं, जौ, तिल, दाल, सफ़ेद चना हैं। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हैं। ये याद कर लो, बाजरे के जो दाने हैं वो गुजरात के स्थलों से प्राप्त हैं। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। ठीक है, ओके। हड़प्पा स्थलों में मिली जानवरों की हड्डियों में हमें भेड़, बकरी, भैंस, सुअर की हड्डियां शामिल होंगी। पूरा प्राणी वैज्ञानिकों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। जंगली प्रजाति जैसे वरहा, सुअर, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं। हम यह नहीं जान पाएंगे कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा आखेट समुदायों द्वारा इसके मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं। एक है सिसवल, सिंध, दमन, सादात, कोटदीजी, आमरी नाल। ठीक है, यह है आरंभिक हड़प्पा संस्कृति के क्षेत्र। तो यह आरंभिक हड़प्पा संस्कृति क्षेत्र याद कर लो। सिसवल, कोटदीजी, आमरी नाल, दम्ब सादात। ठीक है, ये हो गया है। तो अभी तक हमने बेसिक बातें जानी। जले हुए अनाज के दाने मिले हैं, मछली है, पशु हैं जैसे भेड़, बकरी, वरहा, सुअर वगैरह, ये सब कुछ देखने को मिले हैं। गेहूं, जौ, सफ़ेद चना, तिल, ये सब उगाते थे। चावल के साक्ष्य अपेक्षाकृत कम ही मिले हैं। तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली। अब यहाँ की कृषि के बारे में हम कुछ जानेंगे। ठीक है, हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिले हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में जानकारी नहीं मिली। देखो, वो कृषि किस प्रकार का था, पर कुछ खिलौने वहाँ पे प्राप्त हैं, टॉयज मिले हैं मतलब। तो उससे अनुमान लगा सकते हैं वो किस प्रकार की खेती करते होंगे। क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता होगा? जैसे अभी क्या होता है, जोतते हैं ना खेत, फिर छिड़काव कर देते हैं बीज का। मोहरों, जैसे गेहूं है, गेहूं का छिड़काव करते हैं। मोहरों पे किए गए रेखांकन और मृण मूर्तियों से इंगित होता है। वृषभ के विषय में जानकारी थी, और इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता होगा। ठीक है, साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों में बनावली हरियाणा से, ठीक है, चोलिस्तान के कई स्थल और बनावली हरियाणा से मिट्टी के बने हल प्रतिरूप मिले हैं। मैंने तो आपको सिर्फ इतना बताया था अभी तक कि खिलौने मिले हैं, लेकिन कहाँ मिले हैं? चोलिस्तान और हरियाणा के बनावली में। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, पुरातत्व कालीबंगा राजस्थान नामक स्थान पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं। ये देखो, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो खेती होती थी और हल जो है वो हल के दो समूहों को एक दूसरे को समकोण में काटती थी, जो विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने के प्रयास भी किया है। तो यहाँ पे जो है बैलों का प्रयोग किया जाता होगा। ये जो उदाहरण होते हैं ना, ये उदाहरण इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आप समझ सकते हो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको चोलिस्तान के कई स्थानों पर या बनावली हरियाणा में आपको प्रतिरूप मिलेंगे। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन नामक स्थान पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिला है, जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं। ठीक हो गया, समकोण पे काटते हैं। और पुरातत्व जो है यहाँ विद, उन्होंने फसलों की कटाई के लिए उपयुक्त औजार या लकड़ी के हत्थों से प्रयोग करते होंगे। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है कि ऐसा मतलब अनुमान था। आप ये सोचो, ये सच्ची में हो रहा होगा क्या? ठीक है, हाँ, पुरातत्वविद कहीं ना कहीं सही हो सकते हैं, परंतु जो भी चीज़ें हैं वो कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग करते हो या फिर कोई दूसरी पद्धति का यूज़ करते हो। आप मान लो वो किस हिसाब से बोलते हैं, वो आर्कियोलॉजिस्ट है, उन्होंने पढ़ाई की होती है जिस विषय में, अपनी हिस्ट्री से रिलेटेड, उनको भी पता होता है कि कौन सा चीज़ कब और कहाँ पे, जो खुदाई के तौर पे क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम जो है उनके विचारों से जो है और वो गलत भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हम ये कुछ तो हम अनुमान लगा लेते हैं। कुछ जो है, जैसे कोई लिपि पढ़ी नहीं जा सके, सेलखड़ी की लिपि, मान लो कोई उसकी लिपि पढ़ देता है, ठीक है, तो वो जो है
इतनी मतलब उसके कोई साक्ष्य नहीं मिल रखे हैं, इसीलिए अगर उसकी लिपि एक बार पता चल गई तो उससे पढ़ा भी जा सकता है। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित है, याद रखना, ठीक है। जो स्थल है ये अर्धशुष्क है और कृषि के सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अफगानिस्तान के जो शोरतुही स्थान है वहाँ पे जो है नहरों के अवशेष मिले हैं, लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं मिले हैं, ठीक है। नहरें बहुत पहले से ही गाद से भर गई होंगी, ऐसा अनुमान है। कुओं का प्रयोग पानी की जल निकासी के लिए, जैसे कि धौलावीरा में गुजरात से मिले कुछ जलाशय हैं जो कि आपकी कृषि के जल संचय हेतु किया जाता होगा। यह है धातु के औजार और ये है जो है धौलावीरा का जलाशय। अब ये अवतल चक्कियाँ हैं कुछ, इसमें मतलब मसाले पीसने के लिए। इसको हम अभी पढ़ेंगे इस बॉक्स को, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा लास्ट में देखेंगे। चलिए अब हम यहाँ पे आते हैं हड़प्पा संस्कृति के योजनाबद्ध शहर की तरफ से, क्योंकि ये पढ़ना इम्पोर्टेंट है। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। बिल्कुल, आपको पता है ना कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो शहर केंद्र पे विकसित थी, और यह एक केंद्र मोहनजोदड़ो को और सूक्ष्मता से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा है। बस्ती 2 भागों में विभाजित है। एक मैंने बताया था कि देखो ये ऊपरी शहर है, ये वाला, लेकिन छोटा है, ठीक है। ठीक है, ऊपरी मतलब यहाँ पे संभवतः जो है यहाँ पे जो राज करता होगा वो रहता होगा, ठीक है। ये छोटा सा स्थल है लेकिन ऊपरी सिरे पे है। ये निचला शहर है, ये निचले स्थान पे है लेकिन किंतु बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे एक मैप है, ये देखो, ये निचला शहर का मैप है, ये दुर्ग का है, ये देखो कितना छोटा है, ये देखो कितना बड़ा है, बना रखा है इसे, ठीक है। हड़प्पा की दुर्दशा। हालांकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल, इसे ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह नष्ट कर दिया। कक्षा 6 में ये बात लिखी गई है, कहानी बताई गई है वहाँ पे भी। 1875 में ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनक अलेक्जेंडर कनिंघम ने सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। प्राचीन स्थल से ले आई ईंटों से लगभग 100 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान रेल पटरी के लिए ईंट बिछाने के लिए पर्याप्त। इस प्रकार से इस स्थल की कई जो है प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गई। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो में कहीं बेहतर संरक्षित था। यहाँ पे देखो, निचला शहर, ऊंचा शहर, दुर्ग की बात, सब कुछ हो गया यहाँ पे। और निचला शहर की दीवारें जो है दीवार से घेरा गया था, तो निचला शहर को जो है दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करती थी। यानी जो निचला शहर था उसे दीवारों से घेरा गया था उसमें, और इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करती थी, बेस बनाने का। अनुमान लगाया जाता है, अब देखो यहाँ पे ये शब्द गौर करना, अनुमान यानी गैस किया जाता है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनीय मीटर मिट्टी धोता होगा तो मात्र आधारों पे बनाने के लिए 40 लाख श्रमिक दिवस अर्थात बड़े पैमाने पे श्रम की आवश्यकता पड़ती होगी, ठीक है। तो ये लाइन याद कर लो कि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनीय मीटर जो मिट्टी होता होगा, मान लो कि ये 1 घनीय मीटर मिट्टी है, उसे ढोता है, ठीक है। तो मात्र 40 लाख श्रमिक दिवस को बहुत बड़े पैमाने श्रमिक की आवश्यकता यहाँ पड़ती होगी। मतलब मान लो सीधे सीधे, ये कैलकुलेशन मत लगाओ, बस इतना है श्रम की आवश्यकता पड़ती थी डायरेक्टली मिट्टी धोने के लिए। अब कुछ और देखिए, एक बार चबूतरों की यथास्थान बनाने के लिए के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों में एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था और फिर, ठीक है, मान लो बस्ती का नियोजन सबसे प्रथम के मतलब प्लानिंग सबसे पहले की गई थी, फिर उसके अनुसार उसका कार्यान्वयन होगा। देखो कोई भी अगर जब आपको घर बनाना होता है, पहले आप तो प्लान करोगे ना, फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट करोगे घर बनाने का, ठीक है। फिर उसके बाद आप नींव डालोगे, ठीक है। और यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल थी, भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर, यानी धूप में ही सुखाया जाएगा, भट्टी में पकाया जाएगा, एक निश्चित अनुपात की होती थी। मतलब ईंटें एक निश्चित अनुपात की होती थी, फिक्स होती थी, ठीक है। जहाँ उसकी चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 4 गुनी, ठीक है, 2 चौड़ाई है वो और ऊंचाई है वो 4 गुनी होती थी। और इस प्रकार की हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी। ये देखो मोहनजोदड़ो की एक नाली, इसका विशाल प्रवेश द्वार है ये,
ठीक है। अब यहाँ पे है नालों का निर्माण। हड़प्पा शहरों में सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकासी प्रणाली थी। ठीक है। अब वहाँ पे नियोजित जल निकासी प्रणाली भी थी। कहाँ पे? मोहनजोदाड़ो की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब सॉरी, हड़प्पा की बात हो रही है। नालों का निर्माण कैसे होता था? हड़प्पा शहरों में उसकी अनूठी विशेषता, हड़प्पा है हाँ एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकासी प्रणाली। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप जान पाएंगे सड़कों तथा गलियों, जो सड़कें हैं वो गलियों से लगभग एक ग्रिड पद्धति से बनाई गई थी। किससे बनाई गई थी? एक ग्रिड पद्धति से। तो जो हड़प्पाई शहर है उसकी अनोखी विशेषता उसकी नियोजित जल निकासी। यदि आप निचले शहर के नक्शे को जब आप देखोगे तो सड़कें तथा नाली लगभग एक ग्रिड पद्धति से बनाई गई थी। किससे? एक ग्रिड, ये वर्ड याद रखो। और ये एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया जाता होगा। ठीक है, नाले भी बनेंगे साथ में गली भी बनेगी। फिर उसके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों के नालियों से जोड़ता था तो प्रत्येक घर को कम से कम एक दीवार या का गली से सटा होना आवश्यक था। अब यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है, आराम से समझो। जो हड़प्पाई शहर था ना वहाँ पे एक नियोजित जल निकासी प्रणाली थी। अब आप निचले शहर को देखो तो वहाँ पे पहले क्या होगा, उसको जो सड़कें और गलियाँ हैं लगभग ग्रीक पद्धति से बनाई जाती थी। ठीक है, और एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। यानी पहले नालियों के साथ जो है गली भी बनाई जाती थी, उसके फिर अगल बगल आवास बनाएंगे। यदि घरों में गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना होता था, प्रत्येक घर में कम से कम एक दीवार के गली से सटा होना आवश्यक था। ठीक है, गली को सटा होना आवश्यक था। अब फिर से समझो इसको, ये मैं इसमें इतना फोकस क्यों करूँ, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे देखो इसको समझाने के लिए। अब देखो एक जल निकासी निचले शहर यानी कि निचला वाला शहर था। ठीक है, इसमें ग्रीक पद्धति अपनाई थी, यानी जो सड़कें थी सड़कों के साथ नाली भी बनेगी। ठीक है, इसी में नाली बनाएंगे यहाँ इस प्रकार से। ठीक है, वहाँ सटा रहना होना आवश्यकता है, दीवार का गली से सटा रहना आवश्यकता। गंदे पानी को नालियों से जोड़ दिया जाता है कि जो पानी है वो नालियों के थ्रू निकल जाए। अगल बगल आवास भी बनेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप पहले स्टेप में क्या हो रहा है, पहले स्टेप में जो है जल निकासी प्रणाली आपको देखने को मिली। उसमें निचला शहर में सड़कों और गलियों को एक ग्रिड पद्धति के माध्यम से बनाया गया। ठीक है, सड़क और गलियों जो एक दूसरे को, सेकंड है जो एक दूसरे को समकोण पे काट रहे थे। तीसरा, नालियों के साथ गलियों को बनाना था। फिर उसके अगल बगल क्या है, आवास बनाने, घर बनाने, और गंदे पानी को गंदे जो पानी है उसको गलियों की नालियों से जोड़ना था। प्रत्येक घर के कम से कम दीवार को गली से सटा होना आवश्यक था। याद हो गया होगा, तो इतनी बार बोल दिया मैंने। दुर्ग, हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा सा पश्चिम तथा एक बड़ा निचला पूर्वी भाग था। ठीक है, हड़प्पा में छोटा सा पश्चिम और बड़ा निचला पूर्वी भाग था। इस नियोजन की विविधता धौलावीरा तथा लोथल जैसे स्थलों में पूरी बस्ती किलेबंद थी। ठीक है, धौलावीरा गुजरात, लोथल भी गुजरात। ठीक है, आई थिंक मेरे धौलावीरा राजस्थान तो नहीं है कहीं, एक बार आप इसको देख लेना, मेरे अभी दिमाग से स्किप हो गया। ठीक है, धौलावीरा तथा लोथल गुजरात जैसे। ठीक है, धौलावीरा देखा था एक मिनट, मुझे याद नहीं आ रहा, हरियाणा था क्या था, हाँ धौलावीरा गुजरात। तभी तो कभी कभी ना इतनी कन्फ्यूज़न हो जाती है ना, आप मत होना। हाँ, धौलावीरा गुजरात, उसमें भी बगल में गुजरात लिख देते, क्या ही हो रहा था। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, कंफर्म है। ठीक है, तो शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेर कर अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा हुआ था। जो लोथल था, लोथल गुजरात में है, और ये दुर्ग दीवार से घिरा नहीं था, ये स्टेटमेंट आ सकता है। लोथल दुर्ग दीवार से घिरा नहीं था पर कुछ ऊंचाई पे बना गया था। ठीक है, गृह स्थापत्य, मोहनजोदड़ो का जो निचला आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत है। ठीक है, जो मोहनजोदड़ो का निचला आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से कई एक आंगन पे केंद्रित थे जिसके चारों ओर कमरे बने थे। संभवतः आंगन खाना पकाने, कटाई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था, खासतौर पर गर्म और शुष्क मौसम में। यहाँ एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा एकांतता को दिया जाने वाला महत्व। भूमि तल पर बनी दीवारें, खिड़कियाँ नहीं थी। भूमि तल पर जो बनी दीवार थी वहाँ में खिड़कियाँ नहीं थी। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन, यानी
जो आपका असेसमेंट है वो नहीं होता था, और हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना स्नानघर होता था, जिसकी नलियाँ दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई होती थी। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं। कई आवासों में कुएं थे, अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था, जिसका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता होगा। अनुमान लगाए जाते हैं मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या लगभग 700 थी। अब देखो ये बना है, देखो कितनी अच्छे से प्लानिंग कर रखी है। आंगन कहाँ है, 2 सीढ़ियाँ कहाँ हैं, आवास का प्रवेश द्वार कैसा है, यहाँ पे। ठीक है, ये रहा दुर्ग, ये रहा विशाल आंगन, ये देखो मार्शल द्वारा खुदाई, स्तूप क्षेत्र, देवीय मार्ग, महाविद्यालय, मुख्य जैन सेन द्वारा खोदा गया कुआं, व्हीलर द्वारा खोदी गई गहरी खाई, माल गोदाम, सीढ़ियाँ। ठीक है, अब हम इसको बाद में पढ़ेंगे। ये इसका पहला पार्ट था। आई होप आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। बाकी हम इसको करते रहेंगे, चिंता मत करो। ये सारा बहुत लंबे चैप्टर है, इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लेता है, टाइम टेकिंग है हिस्ट्री थोड़ा। ठीक है, लेकिन हम इसको पूरा करने का जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे।